नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं लाल किताब में राहु से संबंधित। आज हम चर्चा करेंगे पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक। राहु यदि विराजित होते हैं तो किस भाव में वह कैसा फल देते हैं, शुभ होते हैं तो कैसा फल देते हैं, अशुभ होते हैं तो कैसा फल देते हैं, और यदि अशुभ हैं तो लाल किताब ऐसे अशुभता को समाप्त करने के लिए कौन से सटीक उपाय बताती है, वह भी आज हम जानेंगे। भाव के अनुसार यह उपाय रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु राहु के बारे में लाल किताब कहती है कि मुबारक यही तू जो आंसू बहाता, हुई मौत बीवी चाहे शत्रु की माता। दुनिया की सोच, दुनिया के विचार जागते हुए मनुष्य के मस्तिष्क में सपनों की लहरों की तरह ख्याली पुलाव की शरारती हरकतों का जातक के 42 साल की आयु का समय राहु का समय होगा। सब कुछ होकर भी कुछ ना होना, यह राहु की वास्तविकता है। मस्तिष्क की लहर का स्वामी, कभी मन इधर कभी मन उधर, इन सबको कराने वाला राहु ही है। सब शत्रुओं से बचाव भी राहु कराता है और युक्तियां चाल चलना भी राहु ही सिखाता है। जिन लोगों का राहु अच्छा होता है वो शतरंज के बेताज बादशाह होते हैं। शक्ल उनकी देखोगे तो बड़ी ठोड़ी, रंग काला, एक आंख में कुछ ना कुछ समस्या अवश्य मिलेगी, लेकिन यदि राहु उच्च का हो तो रंग काला नहीं होगा। संतान या तो ना हो तो कम हो, थोड़ा टेढ़ा चलने वाला होगा, हाथी जैसे रंग का उसको कहा जाता है। हाथी जैसी आंखें उसकी होती हैं और स्वभाव धुएं की तरह कभी यहां कभी वहां मचलने वाला, जिसके रहस्यों को कोई ना जान सके, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। बड़ा रहस्यवादी होता है, आप नहीं पहचान सकते कब धोखा दे दे। और अगर किसी से चिढ़ जाए, किसी से मन में शत्रुता मान ले, तो उसको नष्ट करने के, समाप्त करने के नए नए उपाय, नई नई युक्तियां इसके पास में होती हैं। एक कहावत इसके लिए चरित्रार्थ होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस तरह का स्वभाव उसका होता है। खिसिया जाए तो कुछ ना कुछ, चुप नहीं बैठेगा, बुरा अवश्य करेगा। खाना अधिक खाता है, खुराक अधिक होती है खाने की। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो राहु से संबंधित हैं। अब देखिए, एक बात आएगी शुभ और अशुभ। कोई भी ग्रह, हमने जितनी वीडियोस आपके बीच में सीरीज में रखी हैं, कोई भी ग्रह शुभ अपने मित्र के घर में शुभ रहेगा, अपने उच्च में शुभ रहेगा, या अपने घर में शुभ रहेगा। अशुभ अपने शत्रु के घर में अशुभ होगा। शत्रु के घर के साथ साथ अगर नीच स्थिति में है तब भी अशुभ होगा, और शत्रु क्षेत्री है तब भी अशुभ होगा। और कुछ अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण भी ग्रह अशुभ हो जाते हैं, उनमें नीचता आ जाती है, तो वहां उनको अशुभ कहा जाता है। कमजोर हो जाए यानी कि क्षीण स्थिति में हो तब भी अशुभता ही देता है। तो पहले भाव की हम चर्चा करेंगे कि राहु पहले घर में अगर है तो लाल किताब कहती है कि हुआ लेक अंधेर बादल जो घेरा, कोई पहुंचे आंसू पसीना ना तेरा। मैं यहां पर अंडरलाइन भी करता चलूं। आपको मेरी आवाज, सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आवाज मेरी बीच में चली गई थी, टेक्निकल एरर आ गई थी। मुझे फिर से मैं ये बना रहा हूं क्योंकि कभी कभी इतना समय नहीं होता कि हम उसको चेक कर सकें। मैं चेक नहीं कर पाता, मैं डायरेक्ट ही आपके शेयर करता हूं। तो पहले भाव में राहु है और अगर ये शुभ है तो जातक राजा की तरह घुर्राने वाला होगा, एकदम रोविली आवाज उसकी होगी, देखने में हाथी की तरह मद मस्त होगा।
ये विशेषता है पहले भाव में राहु शुभता की। धनवान होगा, लेकिन ध्यान रखिए सूर्य जहां बैठा है उस घर पर 42 वर्ष तक के लिए ग्रहण लगा देता है। जैसे मानकर चलिए राहु लग्न में तो है ही, सूर्य अगर चतुर्थ में बैठे तो माता का सुख 42 साल तक ना दे, अपनी जन्मभूमि का सुख उसको 42 साल तक ना दे, दूर रखे। पंचम में है तो संतान सुख, प्रेम का सुख उसके जीवन में 42 साल तक ना हो। वहीं अगर यह है छठे भाव में है तो नंसाल से उसको सुख प्राप्त ना हो। वहीं सप्तम में हो तो पत्नी से सुख उसको प्राप्त ना हो, 42 साल तक या तो विवाह ना हो या दाम्पत्य जीवन सुख में ना रहे। दसम भाव में हो तो जो जीवन में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कर्म क्षेत्र, इन सब में 42 साल तक उठक पटक रहे, कोई सफलता देखने को ना मिले। इस तरीके से यहां पर हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। लग्न में हो और वहीं सूर्य जिस भाव में बैठे उस भाव को 42 साल तक पीड़ित रखते हैं, 42 साल तक उस भाव से संबंधित वंचितता उसके अंदर देखने को मिलेगी। वहीं बुध और केतु, हम निश्चित राहु जहां बैठे होंगे उसके सामने ही केतु बैठे होंगे, तो सप्तम में केतु और बुध अगर हैं तो यहां यह राहु अधिक नीच हो जाएगा। सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर की स्थिति यह बना देता है। अगर बुध और केतु सामने बैठ जाएं, केतु तो सामने रहेंगे, बुध साथ में आ जाएं राहु के सामने, तो ऐसा हो जाएगा। और आप एक बात ध्यान करना, जिनके भी राहु लग्न में होंगे, जब उनका जन्म हुआ हो जिस घर में, उस घर के सामने वाला जो घर होगा उस घर के मालिक का क्या हाल हुआ होगा। सामने वाले का घर उजड़ जाता है। और ऐसा जो जातक है जिसका राहु लग्न में हो, वह कोई भी काम स्थायी रूप से नहीं कर पाता। आज परचूने की दुकान खोली, 6 महीने बाद पता चला कि उसने आइसक्रीम की दुकान खोल ली। फिर अगले 6 महीने बाद पता चला कि कपड़े का काम कर रहा है। फिर उससे अगले 6 महीने बाद पता चला कि गाइड बन गया। फिर उसके बाद पता चला कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। तो उसके काम बदलते रहेंगे, लेकिन आजीविका का साधन बना रहेगा, कुछ ना कुछ आजीविका चलती रहेगी। एक छूटी तो दूसरी पकड़ लेगा। अगर अशुभ हो तो कमजोर ग्रह का जब समय होगा तो उलझन पर उलझन उसके दिमाग में रहेगी, भ्रम बहुत पैदा हो जाएगा, भ्रमित रहेगा। अगर किसी नीच ग्रह के प्रभाव में आ जाए, किसी नीच ग्रह के साथ में बैठा हो, ये लग्न में कोई नीच ग्रह आकर बैठ जाए, अब 4 नंबर लिखा हो, मंगल यहां बैठ गए राहु के साथ में लग्न में, तो नीच हो गया है मंगल, और वहीं राहु बैठ जाए, राहु बैठे होंगे तो यहां नीच प्रभाव में आ जाएगा, तो धन को नष्ट कर देगा। भाई बंधुओं को कष्ट देने वाला भी ये बन जाएगा, और धनी होते हुए भी स्त्री कष्ट भोगेगी इसकी। राज दरबार में जाएगा तो बेकार के झगड़े टंटे में पड़ जाएगा, बेकार का झगड़ा करेगा। इसकी संतान तो होगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन बुद्धिमान हो इसकी कोई शर्त नहीं है। जीवन इसका अविश्वासी रहेगा, किसी पर भरोसा नहीं करेगा, और अपने शयन कक्ष भी, इसका शयन कक्ष भी लड़ाई का मैदान ही होगा। और यह है बहुत खर्चीला होता है, यह पता नहीं कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, व्यर्थ का व्यय ये अवश्य करता है। यह प्रथम भाव के राहु से संबंधित जो लाल किताब के अनुसार शुभ अशुभ प्रभाव हैं। अब हम देखते हैं कि यदि अशुभ प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। गुड़, गेहूं और तांबे का दान यदि आप यह करोगे तो राहु के अशुभ प्रभाव पहले भाव में हैं तो समाप्त हो जाएंगे। गुड़, गेहूं और तांबे, इनमें से कोई एक वस्तु को आपको लेना है और तांबे के पात्र में भरकर, अब जहां तक है कि तांबे का पात्र ले लिया तो आप इसमें से गुड़ या गेहूं में से कोई एक ले लीजिए और तांबे के पात्र में भरकर उसे बहते पानी में बहा दीजिए। इससे आपके लग्न में बैठे राहु के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि 400 ग्राम अनाज या फिर तांबे का सिक्का बहते पानी में प्रवाहित कर दें
इससे भी आपका जो राहु का लग्न में बैठने का प्रभाव है, अशुभ प्रभाव है, समाप्त हो जाएगा। काले नीले वस्त्र आप बिल्कुल भी ना पहने, और चंद्र के उपाय अगर करोगे, चंद्रमा से संबंधित जो उपाय होते हैं उनको अगर आप करोगे तो राहु भी उससे शांत आपका हो जाएगा। आप एक उपाय और कर सकते हो कि 1 किलो जौ के 4 किलो दूध में धोकर जल में प्रवाहित करें। कब करोगे? बुधवार की या शनिवार की शाम को, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके 1 घंटे के अंदर। ये हो गए प्रथम भाव के राहु से संबंधित विचार, लाल किताब के प्रभाव, शुभ अशुभ और उपाय। अब हम बात करेंगे कि अगर यह दूसरे भाव में बैठे हों, यदि राहु दूसरे भाव में विराजित हैं तो उसके बारे में लाल किताब कहती है, उम्र गुजरी मंदिर मुफ्त माल खाते, मिले दिल कहां फिर जो खैरात बांटे। यदि राहु दूसरे भाव में है तो जातक ऋण वाले ग्रहों से घिरा होगा, धन और परिवार दोनों कम होते जाएंगे, और यहां मृत्यु हथियार से होने के योग भी बनते हैं। हाथों का रोग हो, वर्षा के बादल हो, उस्तादों का उस्ताद होता है, राजा चाहे जंगल का ही हो, होता जरूर है। आयु इसकी लंबी होगी, गृहस्थ जीवन इसका ठीक रहेगा, आजीविका में वृद्धि होगी यदि शुभ हैं तो। वहीं यदि अशुभ हैं तो कमजोर ग्रह अब में अगर हों, ये तो जो कमजोर ग्रह के साथ बैठे हों, कोई कमजोर ग्रह दूसरे भाव में उसके साथ ये बैठे हैं, तो चोरी करवा सकते हैं घर में। लोगों के विश्वास को ऐसा जातक तोड़ देता है। ऐसा जातक मंदिर में बैठकर भी चोरी करने से बाज नहीं आता। बैठेगा पूजा करने के लिए और पता चला कि वहां से मूर्ति चुरा ली, पता चला 10 का नोट उठा लिया। चोरी जरूर करेगा, आदत में होगा, पैसा कितना ही सही फिर भी आदत से बाज नहीं आएगा। वह चाहे सारे जीवन मुफ्त का माल खाता रहे पर मांगने से परहेज करेगा। मांगेगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा किसी के सामने, बेशक मुफ्त का खाए। इसके उपाय क्या हैं? अगर अशुभ है तो हाथी के पांव की मिट्टी अगर आपको मिल जाती है, कहीं सर्कस में आपने हाथी देखा, वहां से आपने हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी ले आइए और उसे कुएं में गिरा दीजिए। ये इसका उपाय है। अगर ये उपाय आपको टफ लगे, कठिन लगे, तो आप ये कर सकते हैं। आप चांदी की ठोस गोली ले सकते हैं या सोने की ठोस गोली ले सकते हैं। अगर ये भी ना कर पाओ तो केसर चांदी की डिब्बी ले लो, इनमें से कोई भी आपको मिले, चांदी की डिब्बी में केसर भर के, ठीक है ना, तीनों में से चांदी की ठोस गोली हो, सोने की गोली हो या केसर चांदी की डिब्बी में भरकर, इनमें से कोई भी अपने पास रखें, कोई भी सामान। इससे भी दूसरे भाव के राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अगर विवाह हो तो विवाह के बाद यह लोग विशेष ध्यान रखें कि ससुराल से बिजली का सामान बिल्कुल ना लें। फ्रिज ले लिया, ठीक है, वॉशिंग मशीन ले लिया, सब बिजली के सामान है, बिल्कुल भी न लें। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अगर लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और अगर ये दूसरे भाव के राहु से जो अशुभता झेल रहे हैं वो अपनी माता की सेवा करें तो निश्चित रूप से उनका ये राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी कारण से दूसरे भाव के राहु के कारण संतान कष्ट में है तो उस संतान का जितना वजन है उसके बराबर जौ या सरसों बुधवार के दिन या शनिवार के दिन राहु समय में जल में बहा दें, यानी कि सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद आपको यह करना है। आपके दूसरे भाव के राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। बात करते हैं यदि राहु तीसरे भाव में है तो क्या फल होगा। राहु के तीसरे घर के बारे में लाल किताब में कहा जाता है कि अकलमंद कभी तेरा शत्रु बनेगा, बुरा यार अहमक से कमतर करेगा। यदि राहु तीसरे भाव में है तो जातक भविष्य ज्ञाता होता है, उसके स्वप्न सच्चे होते हैं, शत्रु के लिए वह तलवार से अधिक कलम की शक्ति से काम लेगा। तुमसे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो डंडा नहीं चलाएगा, कलम चलाएगा, एप्लीकेशन लिखेगा, आईजी डीआईजी हाई लेवल,
आपके ऊपर एफआईआर करेगा, केस करेगा, डंडा नहीं चलाएगा, खुद लठपाटी नहीं करेगा, कानून से लड़ेगा। ये इसकी खासियत है। निश्चित रूप से ये जो बातें हैं सब देखी गई हैं, सबका प्रभाव देखा जाता है। यहां पर इसके सामने बंदूक गोली लेकर भी कोई खड़ा हो जाए, कोई शत्रु कैसा ही भी हो, वो रुक नहीं सकता। लंबी आयु उसकी होती है, धनी व्यक्ति होता है, मरते समय भी संतान के लिए जायदाद छोड़कर जाएगा। अगर ऐसा जातक कच्चे कोयले का व्यापार करे तो बड़ा अच्छा चले। अगर हम देखें तीसरे भाव के राहु के अशुभ प्रभाव में अगर होगा तो भाई बंधु धन लेकर मुकर जाएंगे, धोखे से धन बर्बाद कर देंगे। 34 वर्ष की आयु में बहन या पुत्री के विधवा होने की संभावना भी होती है। डरिए मत, उपाय है। आपको हाथी दांत का सामान अगर है तो घर में रख सकते हो, लेकिन खिलौने बिल्कुल भी घर में नहीं ले रखने। अगर तीसरे भाव में राहु हो और इसी के साथ में सूर्य और बुध भी बैठ जाएं, तो जातक अपने पास हाथी दांत या हाथी दांत का सामान बिल्कुल भी भूलकर ना रखे, ये ध्यान रखिए। यही इसका उपाय है। अब हम बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव के राहु के बारे में लाल किताब कहती है कि भला कहते स्नान गंगा जो करता, वही तेरा स्वयं अपने घर का ही बनता। यदि राहु चौथे भाव में हो तो जातक धनी व्यक्ति होगा, बड़ा धर्मात्मा होगा, जागते में स्वप्न देखने वाला होगा, खुली आंखों से सपने देखेगा, वाहन का भी सुख से प्राप्त होगा और विवाह के बाद ससुराल में धन की वृद्धि होगी। पता चला ससुर जी की तो प्रमोशन हो गया, पता चला कि भाई शादी हुई और शादी के बाद ससुराल में गड़ा धन निकल आया, मालदार हो गई। ठीक है, कुछ भी हो, ससुराल उसकी जो होगी वह धन से भर जाएगी विवाह के बाद। अगर ऐसा व्यक्ति राज दरबार से कमाएगा तो धन कमाकर अपने पिता का घर भरेगा और जातक को अपने घर पर ही बिना गंगा जी गए गंगा स्नान का फल मिलता रहेगा। संतान की उत्पत्ति माता पिता के लिए शुभ होती है। ऐसे जातक की जो संतान होगी वो उसके माता पिता के लिए शुभ होगी। अब अशुभ प्रभाव देखें कि अशुभ स्थिति में आ जाए तो मकान की छत बदलने से, घर में भट्टी बनाने से, कच्चे कोयले की बोरियां इकट्ठी करने से और शौचालय बनवाने से धन संपत्ति को हानि होगी। लेकिन चंद्र की आयु गुजरते ही धन की वर्षा होने लगेगी। ये होगा कब? अगर आप इनमें से कोई काम करते हो तो चंद्र की महादशा अंतरदशा में ना करें, क्योंकि वह जब चलेगी तो वह शुभता लेकर आएगी ऐसी स्थिति में। और जब चंद्रमा चला जाएगा तब अशुभ समय स्वप्न की तरह भी गुजर जाएगा, परमानेंट नहीं रहने वाला। उपाय क्या कर सकते हैं? आप चांदी को धारण करें, इसका उपाय है। आप साबुत 400 ग्राम धनिया बहते पानी में 7 बुधवार तक डालें। समय आपको पता ही है, सूर्यास्त के 1 घंटे बाद। या ये नहीं कर सकते तो 400 ग्राम बादाम 7 शनिवार तक बहते पानी में डालें। यह भी सूर्यास्त के 1 घंटे बाद ही करना है। 1 घंटे के अंदर, सूर्यास्त हो गया उसके 1 घंटे के अंदर। चलिए, यहां मैंने इसका उपाय बता दिया। अब हम बढ़ते हैं पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव को अगर देखें तो उसके बारे में कहा गया है, खुशी दिन त्योहार काफिर जो बनता, निशानी लावल दी की पैदा वह करता। यदि राहु 5वें भाव में हो तो जातक सूफी ब्रह्म ज्ञानी होगा। नीच शनि की वजह से पहली स्त्री से कोई संतान ना होगी। अगर हो भी तो संतान के जन्म के 12 वर्ष तक स्त्री का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इनके पिता की, इस जातक के पिता की 42वें वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट आने की संभावना होती है। जातक के 4 संतानें हो सकती हैं लेकिन मूर्ख होंगी। धन संपत्ति की कोई शर्त नहीं होती, ऐसा लाल किताब कहती है। अशुभ प्रभाव में देखें तो जातक अपनी पहली संतान को नहीं देख पाता क्योंकि वह गर्भ में ही नष्ट हो जाती है।
कमजोर ग्रह की वजह से ससुर की मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। कई बार राहु का अशुभ प्रभाव पुत्र पर ना पड़कर पौत्रों पर भी पड़ सकता है। पुत्र पे ना पड़े, पौत्र पे पड़ जाए। उपाय, संतान के सुख के लिए घर की जो दहलीज होती है उसके नीचे चांदी का एक टुकड़ा दबा दें। इससे ये जितने अशुभ प्रभाव हैं सब समाप्त हो जाएंगे। ये लाल किताब कहती है। राहु के बुरे प्रभाव को खत्म करने के लिए अपनी पत्नी से दोबारा फेरे ले लें तो वो बीमार नहीं पड़ेगी और उसके निसंतान होने का भी समस्या समाप्त। दूसरा विवाह उससे आप कर लें। आप ये उपाय भी कर सकते हो कि चांदी का हाथी घर में रखें। चांदी का एक हाथी बनवा लीजिए, घर में रख लीजिए। देखिए बहुत सारे कॉमन उपाय बता देते हैं कि चांदी का हाथी घर पे रख लीजिए, लेकिन ये पंचम भाव के अशुभता के लिए है हाथी को घर में रखना। शराब, मांस, परस्त्री गमन से दूर रहें। स्त्री के सिरहाने, जो आपकी पत्नी है उसके सिरहाने 5 मूलियां रात में रखकर सुबह मंदिर में दान कर दें। ये उपाय आप करोगे तो आपके राहु से, जो पंचम भाव का राहु है, उससे संबंधित अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं छठे भाव के राहु की। जिन के छठे भाव में राहु हैं उनके बारे में लाल किताब कहती है, गिरे तुझसे जब खून भाई का कतरा, नस्ल बंद तेरी का बढ़ता खतरा। यदि राहु छठे भाव में है तो जातक बहादुर, शूरवीर और बुद्धिमान होता है। वह धनवान और भाग्यवान भी होता है। इस घर में अकेला बैठा राहु जातक को विदेश की यात्रा भी करवाता है, लेकिन ऐसे जातकों के प्राय बदमाश लोग मित्र बन जाया करते। अशुभ प्रभाव में देखें तो कमजोर ग्रह भाइयों, मित्रों और स्वयं जातक को कष्ट देता है। किसी भी कार्य के लिए जाते हुए सामने से हुई छींक उस पर विशेष रूप से बुरा प्रभाव देती है। अचानक धन संपत्ति लुटती रहे या नष्ट होती रहे और इसके कारण का पता न चले। यदि जातक के बड़े भाई या बहन से लड़े झगड़े तो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। अगर इससे कोई भाई बंधु उसका लड़ाई झगड़ा करे तो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। 12वें घर के ग्रह जब कमजोर हों तो उसकी आग में जातक स्वयं जल जाता है। धन उसका नष्ट हो जाता है, घर लुट जाता है। उपाय क्या है? छठे भाव के राहु वालों के लिए उपाय है, ध्यान से सुन लीजिए। घर में काला भूरा कुत्ता पालें, ये उपाय है। शीशे की गोली या सिक्के की गोली अपने पास रखें। सिक्के की गोली बनवाएं, शीशे की गोली बनवा लें, सबसे बेस्ट है, अपने पास। एक उपाय बहुत विशेष है। देखिए छठे भाव के राहु के होने से प्रेत बाधा भी आपसे जुड़ जाती है, क्योंकि राहु प्रेत बाधा भी करता है। उस स्थिति में आप, पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको ऊपर कोई प्रेत बाधा नहीं है तो आप 6 दिन लगातार मां सरस्वती की मूर्ति के आगे नीले फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। 6 दिन तक लगातार आप चढ़ाइए। आपको छठे भाव के राहु से जो अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर प्रेत पीड़ा है तो यह उपाय 43 दिन लगातार करें, 43 डेज। निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रेत बाधा है तो वह समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव के राहु की। सप्तम भाव के राहु के बारे में लाल किताब में कहा गया है कि फर्क बीवी बैठी या हो नजर आता, बढ़ेगी दिमागी ख्याली खुशी का। यदि राहु 7वें भाव में हो तो जातक उच्च अधिकारी और धनमान वाला होता है। वह खुफिया विभाग में नौकरी करता होगा। उसका पद अच्छा होता हुआ भी धन या संपत्ति या स्त्री सुख उसको नाम मात्र का होता है। धन, यार, मित्र खा जाते हैं। ऐसे जातक के लिए चांदी के गहनों का व्यापार उत्तम होता है। बुध शुक्र यदि दूसरे 11वें भाव में हो तो श्रेष्ठ फल देता है ये राहु। और ये बुध और शुक्र भी अच्छा फल देते हैं। सप्तम में राहु हो और बुध शुक्र दूसरे 11वें भाव में हो, बुध दूसरे भाव में, शुक्र 11वें भाव में, तो श्रेष्ठ फल देगा। अगर अशुभ प्रभाव में देखें, शत्रु क्षेत्री हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो या किसी कमजोर ग्रह के साथ में बैठा हुआ हो राहु, या नीच अवस्था में राहु खुद हो, तो यह अशुभ प्रभाव हो गया।
यदि ऐसी स्थिति में है सप्तम भाव में और स्त्री की कुंडली में अगर यह स्थिति हो तो राहु 7वें में हो तो स्त्री का विवाह 21 वर्ष की आयु में हो जाए, यह लाल किताब कहती है। यदि पहले हो तो वह स्वयं मर जाएगी या तलाक हो जाएगा, उसका पति मर जाएगा या दोनों में से एक घर से भाग जाएगा, यह लाल किताब में लिखा हुआ है। साधारण स्थिति में पुरुष स्त्री में खटपट बनी रहेगी। अगर ज्यादा ग्रह बलवान ना हो, अशुभता अधिक ना हो तो खटपट चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े हो गए, तूने उसको कुछ कह दिया उसने तुझको कह दिया। आप देखोगे दिन में एक है फिर शाम को क्या है, दोनों में लड़ाई हो रही है, खूब दिन में लड़ाई हो रही है, रात को समझौता हो, रात को लड़ाई हो रही है, दिन में समझौता हो गया। लेकिन चलता रहेगा ये रूटीन चलता रहेगा, उनका लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये आप बिल्कुल मानकर चलिए, खटपट होती रहेगी। और इस खटपट का कारण भी आप सुन लीजिए कि जो पुरुष है उसके मस्तिष्क में व्यर्थ की शंकाएं होंगी, शंकाएं ये रहेंगी। बहन या बुआ, पत्नी या पुत्र जातक को खा जाएं या बर्बाद कर देंगे। कहने का अर्थ है बहन बुआ से, पत्नी या पुत्र से जातक पीड़ित रहेगा, ये उसको उसके धन को खींचती रहेंगी, उसके धन को नाश करने वाली होंगी, बर्बाद करने वाली होंगी। ऐसे जातक के दूसरी संतान का जो योग बनता है वो 42 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद बनता है। इसका उपाय क्या करें? देखिए, इसका उपाय बहुत साधारण उपाय लाल किताब में बताए गए हैं। जितने यहां दोष बताए जिनसे आपको डर लगे, ऐसे दोषों का निवारण लाल किताब में भली भांति बताया गया है। बहुत साधारण से उपाय उसमें बताए गए हैं। सप्तम भाव के अशुभ उपाय को समाप्त करने के लिए जब विवाह का समय हो, जिनके विवाह नहीं हुए हैं ये उनके लिए काम होगा कि विवाह के समय जब कन्यादान हो तो कन्यादान के समय शुद्ध चांदी कन्या का पिता अपने दामाद को दे, दामाद जिसके में राहु सप्तम में है, और दामाद उसे अपनी पत्नी को दे दे और पत्नी उसे जीवन भर संभाल कर रखे, तब यह सप्तम भाव के जितने भी दोष हैं यह उसको नहीं लगते। बहुत अच्छा उपाय है। जिनकी विवाह हो रहा हो, सप्तम में राहु हो, निश्चित मानिए इस उपाय को अवश्य करा कर रखिए। वह लक्ष्मी होती है, ये रखने में लक्ष्मी होती है। स्त्री के कष्ट के लिए चांदी की ईंट को आप घर में रख सकते हो। अगर विवाह हो चुका, पता नहीं था क्या करें, तो आप चांदी की ईंट को घर में रखोगे तो आपकी जो पत्नी है उसको कष्ट नहीं होगा। आप ये उपाय भी कर सकते हो कि नारियल या बादाम शनिवार के दिन बहते पानी में अगर आप डालोगे तब भी सप्तम भाव के राहु का उपाय हो जाएगा। एक काम और कर सकते हो आप, एक शीशी में, कांच की शीशी हो, उसमें गंगाजल भर लीजिए और भरकर अपने घर पर रखना है। उस गंगाजल में चांदी का एक पत्थर भी डाल दे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। चांदी का एक पत्थर आप उस गंगाजल में डाल लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ और बहुत श्रेष्ठ स्थिति ये बनेगी। सप्तम भाव से संबंधित सभी अशुभ प्रभाव यहां पर समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के बारे में लाल किताब क्या कहती है कि राहु अष्टम भाव में बैठे हो तब क्या स्थिति होगी। लाल किताब में कहा गया है कि हुक्म मौत मालिक न फरियाद जोई, सिर्फ दादापन न दिलदार कोई। हुक्म मौत मालिक न फरियाद जोई, सिर्फ दादापन न दिलदार कोई। यदि राहु 8वें भाव में हो तो जातक बड़ा दिलेर होता, दिल वाला होता है, साहसी होता है, निर्भीक होता है। उसके काम बदलते रहते हैं, आज कुछ काम कल कुछ काम, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता। कहते हैं हम तो झोला उठा के चल देंगे, वही हाल होता है कि सब कुछ है उसके पास में लेकिन मोह माया नहीं है उसको कोई भी, बिल्कुल फ्री। शनि यदि
नंबर 6 में हो, अगर शनि यहां बैठा हो, यहां जहां ये कर्सर देख रहे हो आप, छठे घर में, यहां शनि बैठा हो, यहां पर इस भाव में शनि बैठा हो, तो तीसरी दृष्टि शनि की यहां पड़ेगी, राहु को देखेगी। मित्र है तो भाग्य जाग जाएगा, उसका धन भी बढ़ेगा, जातक का जीवन कभी नीचे कभी ऊपर होता रहेगा। अशुभ प्रभाव अगर हम देखें, शत्रु क्षेत्री हो जाए यहां पर अष्टम में, ठीक है, नीच हो जाए अष्टम में, तब क्या स्थिति होगी? अगर ऐसा जातक धन को बेईमानी से कमाता है, इसकी टोपी उसके सर, बेईमानी करता है, 2 का 6 बताकर 2 का आधा कर देता है, बेईमानी से कमाता है, तब निश्चित मानिए ईश्वर उसको 8 गुना, 1 रुपया कमाएगा 8 रुपए का घाटा होगा, 8 रुपए से अधिक, यानी कि 8 गुने से अधिक उसे हानि पहुंचाएगा, यह राहु पहुंचाएगा। जातक अच्छे घर का होते हुए भी बुरी संगति वाला होगा, बुरे कर्म करने वाला हो जाएगा। और जातक पर जो समस्याएं आएंगी, जब हानि होगी तो उस समय कोई भी जातक की सहायता नहीं करेगा, और ऐसे में धन हानि भी अचानक से होती है। बीमारी हो या दुर्घटना अचानक से आएगी और बड़ी आएगी। लेकिन यदि घर का मुखिया मेन आदमी जो है वो एक आंख में डिफेक्ट हो, कोई कमी हो, संतान ना हो, या हाथी के रंग जैसा हो, तो राहु पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं राहु है। 21वें वर्ष में विवाह या बिजली या वन विभाग में नौकरी या नौकरी में बेईमानी कर ले तो मौत का नगारा बजेगा, अर्थात विभाग जो प्रभाव होगा अधिक नीच हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि बड़े सावधानी, बेईमानी से तो बच के ही रहना है अष्टम भाव में राहु वाले को। राहु अगर अष्टम में है और शनि यदि छठे भाव में हो, तब एक फायदा तो किया, लेकिन यहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने की स्थिति भी बन जाती है, और कभी कभी चलता हुआ कारोबार भी ठप हो जाता है, बशर्ते यहां पर यह अशुभ प्रभाव में हो राहु। तब शुभ में फायदा करेगा, अशुभ में बिजनेस को ठप कर देगा। शनि छठे में हो, राहु अष्टम में हो। शुभ में शनि छठे में हो, राहु अष्टम में हो, लेकिन राहु शुभ स्थिति में हो, अच्छे अपने मित्र के घर में बैठा हो, तो वहां पर बढ़ जाएगा, वहां उसके पास में धन दौलत सबकी वृद्धि हो जाएगी। उतार चढ़ाव वहां भी देखने को मिलेंगे। चलिए, अशुभता शुभता आपके लिए क्या है, तो उसके लिए आप रेमेडी कर सकते हो, लाल किताब की उपाय कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप सुनिए कि चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपनी जेब में रखें, जिनके अष्टम में राहु है, निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरा उपाय कर सकते हैं कि तांबे का सिक्का लें या कोयला लें, इनको जल में प्रवाहित कर दें। तांबे का सिक्का ले लें अथवा कोयला लें, जल में प्रवाहित कर दें, यह भी कर सकते हैं। एक उपाय और है जिसको ये कर सकते हैं कि यदि घर के समीप कोई भट्टी हो तो उसमें तांबे का पैसा डाल दें, यह भी अष्टम भाव के राहु के सभी प्रभावों को समाप्त कर देता है। घर के समीप कोई भट्टी हो, उसमें तांबे का पैसा डाल दें। एक उपाय विशेष है अष्टम भाव वालों के लिए, जैसे किसी का जन्मदिन 1 जनवरी को आता है, सपोज कीजिए 1 जनवरी को, तो 8 महीने हो गए अगस्त तक, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हो गए। तो आपको अगस्त से, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का जब आए वो उसी हिसाब से करे, तो आपको जो 8 महीने हैं उनसे लेकर अगले जन्मदिन तक 4 महीने लगातार 8 बादाम मंदिर में चढ़ाकर 24 बादाम वापस लाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देने हैं। कैसे, देखिए समझिए, आपका जन्मदिन आता है 1 जनवरी को, आपको 8 महीने हो जाएंगे अगस्त में, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर, 1 सितंबर, 2 सितंबर, इस तरीके से आप लगातार, आपको क्या करना होगा, 32 बादाम लेने हैं। कितने लेने हैं? 32। उन 32 बादामों में से आपको 8 बादाम मंदिर में चढ़ा देने, साथ लेके जाने 32।
8 मंदिर पर चढ़ा देने हैं, बाकी 24 वापस लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देने हैं। ठीक है, और ये आपको डेली करना है, डेली का काम है आपका ये। डेली जाओगे, 8 रख के आओगे, 24 लेके आओगे बचाकर, 32 ले जाओगे टोटल, 8 रख के आओगे। पहले दिन किया 1 सितंबर को, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4, ऐसे सितंबर गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया। अब आपका आ गया जन्मदिन। ठीक है, तो जब जन्मदिन आ जाए तो वो जितने बादाम आपके पास में बचे हैं, 24 के जितने भी हैं, करीब आपके 120 दिन के आसपास से आप लगा लीजिए, जितने भी बादाम आपके पास में हैं उन्हें आप पानी में बहा दें। जन्मदिन आए उसे उस दिन, जिस दिन जन्मदिन है उस दिन पानी में बहा दें। निश्चित मानिए अष्टम भाव के राहु के सभी अशुभ प्रभाव आपके पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको ये उपाय बड़ा लगता है तो आप छोटे उपाय में ये भी कर सकते हो कि 43 डेज 43 दिन तक निरंतर खोटे सिक्के मंदिर में चढ़ाएं। आप ये कर सकते हो, सिक्का 8 बुधवार दरिया या नदी में गिराएं, ये भी उपाय है इसका। एक उपाय आप इसका कर सकते हो कि 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके पानी में बहा दें। ये भी आपको लगातार 7 बुधवार या शनिवार करना होगा। समय मैंने आपको बता दिया, सूर्यास्त के बाद से 1 घंटे तक आप राहु के उपाय करें, श्रेष्ठ फल आपको मिलेगा। देखिए, राहु का समय सूर्यास्त के बाद का होता है, पूरी रात्रि का समय शनि का होता है, और सूर्योदय से पहले का 1 घंटे 2 घंटे का जो समय होता है वह केतु का समय होता है। तो केतु के उपाय सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व कर लें, और राहु के उपाय सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर कर लें, तब आपको, और शनि के उपाय आप रात्रि में कर कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अष्टम भाव के ये मैंने आपको उपाय बता दिए। हम सभी गूढ़ रहस्यों को जो लाल किताब से संबंधित हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को वो उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनको समझकर आप आसानी से अपने जीवन के जितने कष्ट कलेश हैं उनको मिटा सकते हो। आपको कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ और सीखने जानने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली को उठाइए। और हाँ, एक प्रश्न और था मेरे पास में कि क्या लग्न कुंडली उठाएं या चंद्र कुंडली उठाएं। देखिए, मेरे अनुभव के आधार पर करीब 60 से 70% प्रभाव आपकी लग्न कुंडली का रहता है, बाकी 30 से 40% हम चंद्र कुंडली को भी लेकर चलते हैं। तो वेटेज देखें तो जन्म कुंडली का अधिक है, तो दोनों को उठाकर देखिए, और जिसका प्रभाव अधिक है तो उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्य को कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी दशा आदि चलेंगी तो वहां वह ग्रह प्रभाव दिखाएगा। आपका जो प्रभाव आ रहा है उसके उपाय आपको पता है, अष्टम में आपका बैठा हुआ है, प्रभाव अशुभ आ रहा है तो आप वहां उसके उपाय करना शुरू कर दीजिए। चलिए, यहां ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट आया था कि अशुभ और शुभ का क्या है, तो मैंने वो भी पॉइंट क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। पहले हमारी जो वीडियो ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे ये दोबारा से यहां पर लेकर मैं आया हूं आप लोगों के लिए। अब हम नवम भाव के राहु की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नवम भाव के राहु के बारे में कहा गया है कि धर्म तेरा ढोलक या बच्चों को जाति बचेगी कहां तक जो हाथी से बजती। धर्म तेरा ढोलक या बच्चों को जाति बचेगी कहां तक जो हाथी से बचती। यदि राहु नवे भाव का हो तो जातक यदि डॉक्टर हुआ तो पागलों का डॉक्टर होगा, अपनी मेहनत से ही कुछ कर पाएगा, बाकी कुछ औरों के आधार पर तो चलना बेकार है उसको। वैसे वह मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ऐसा होता है। धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं होती, धर्म से कर्म से हीन होगा, अलग रहेगा परिवार से तो निकम्मा हो जाएगा। शनि के कार्य अच्छा फल देते हैं उसको। आंख, गले और कान का, मतलब नाक, गले और कान का डॉक्टर होता है, ईएनटी का डॉक्टर होता है, या ईएनटी से संबंधित जो उपकरण होते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनका अगर वो व्यापार करे तो सफल होता है। अगर हम देखें अशुभ प्रभाव में अगर हो, अब शुभ अशुभ आप जान चुके हो, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी होती चली जाएगी। तो संतान कष्ट में रहे, और अगर खाना नंबर 1 खाली हो तो पूर्वजों का स्वास्थ्य, जैसे पिता हो गए, दादा हो गए, परदादा हो गए, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। ऐसी स्थिति में एक बार नहीं बार बार गर्भपात होने की स्थिति बनती है।
पिता, दादा और ससुराल तबाह हो जाएंगे, भाई बंधु तंग करते रहेंगे, संतान पक्ष धन की हानि होगी, ऐसा लाल किताब कहती है। उपाय क्या है इसका कि मकान के मुख्य द्वार की दहलीज में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चांदी का चौकोर पत्थर आप दबा दें पूरा। जैसे 10 फीट का है तो 10 फीट लंबा आप चौकोर पत्थर बनवाइए और उसको गोल नहीं चौकोर पिटवाकर, जैसे हो जाता है ना एकदम, ऐसे आप करवाकर उसको दबा दीजिए। आपके नवम भाव के राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय ये कर सकते हो आप कि कुत्ता पालो। यहां पर एक समस्या हो सकती है कि कुत्ता मर भी सकता है, अपने आप मृत्यु हो जाए तो आप फिर से दूसरा कुत्ता पालो। कुत्ता पालना छोड़ो मत, मतलब आपके लिए कुत्ता पालना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये कुत्ता आपके जो भावी पीढ़ी है, जो संतान है, उसकी रक्षा करेगा। सिर पर आप चोटी रखो तो भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, आपको चोटी रखनी चाहिए। ससुराल से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, साले आदि का भी सम्मान करें, सालियों का सम्मान करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ससुराल से बनाकर रखें, राहु अच्छा प्रभाव देगा। केसर का तिलक लगाओगे तब भी नवम भाव के राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। सोने की अंगूठी या सोना गले में किसी भी रूप में, गले में, हाथ में, ब्रेसलेट में, किसी भी रूप में आपको सोना पहनना ही पहनना है। ये थे नवम भाव के राहु के उपाय। अब बढ़ते हैं हम दसम भाव की तरफ। दसम भाव के राहु के बारे में कहा गया है कि करे दोस्ती जब तू हाथी या राजा, बड़ा रखना दरवाजा अच्छा ही होगा। देखिए, यदि राहु 10वें भाव में हो तो जातक पिता के लिए शुभ फल देने वाला और स्वयं के लिए श्रेष्ठ स्वभाव का होगा। उसे हर स्थान पर मान सम्मान मिलेगा। ऐसा जातक बड़ा बहादुर, धनवान और बड़ा व्यापारी बनता है। उसके लिए जिम से संबंधित काम, अखाड़े से संबंधित काम और उस काम में आने वाली सामग्री जैसे डंबल हो गए, रॉड्स हो गई, मशीन हो गई, एक्सरसाइज की, वेट लिफ्टिंग की मशीन हो गई, ये सब इन सामानों का अगर ये व्यापार करे तो बड़ा उत्तम रहता है। अशुभ प्रभाव में देखें तो नंगे सिर से रहे अगर तो राहु नीच का प्रभाव देने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को सिर पर पगड़ी, टोपी कुछ भी अवश्य पहननी चाहिए। और अगर यहां पर शनि साथ हो जाए तो बहुत अच्छा अभिनयकर्ता हो जाता है। उसके लिए एक शब्द बोला गया है कि इच्छाधारी सांप की तरह। अब सांप क्यों बोला? क्योंकि अच्छा नहीं होता, बहुत बड़ा ठगिया हो जाता है। ठगिया रूप बदल देगा और जिस रूप में आएगा उस रूप में आप उसे पहचान नहीं सकते। राहु ने जब देवताओं का रूप रखा था तो भगवान विष्णु भी नहीं पहचान पाए थे, अमृत पान कर गया था। यह वही हाल होगा। बड़े अभिनेता भी ऐसे होते हैं। अभिनेता अभी एक अच्छा रोल कर रहे हैं, एक हीरो का कर रहे हैं, तो आप हीरो में एक्सेप्ट करोगे। थोड़ी देर बाद पता चला विलेन बन गया, आप विलेन में भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको बिल्कुल वो फीलिंग दे रहा है विलेन वाली, वहीं वो हीरो वाली भी फीलिंग भी आपके अंदर भर देता अपने प्रति। जिस रोल में आ जाए उस रोल में। नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, जैसे उनको अच्छा लगे उस रूप में आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। वकील भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वो भी अपनी जब बात रखते हैं तो वो उन सब पॉइंट्स को, आज इसका पक्ष ले रहे हैं, कल उसका पक्ष ले रहे हैं, उसकी भी बात उतनी ही कह देंगे। उनके पास उसके पक्ष के भी पॉइंट है, विपक्ष के भी पॉइंट है। जिस देश में जिस तरीके में हो, अपने आप को इच्छा से, जो उनकी इच्छा हो बनने की, उसमें कन्वर्ट कर ही लेते हैं और आप उनको, समाज उनको एक्सेप्ट भी उस रूप में कर लेता है। ये खासियत होती है दसम भाव के राहु की। इसीलिए लाल किताब में ने इच्छाधारी सांप की तरह होगा ये कहा है। और कब? कुंडली में मंगल अशुभ हो। अगर यहां पर कहीं भी 4 नंबर पर मंगल बैठे या 4 नंबर लिखा हो, या मंगल कहीं किसी शत्रु क्षेत्री हो जाए, किसी भी प्रकार से अशुभ हो, तो यह राहु और अधिक नीच हो जाता है। माता के लिए अशुभ होता है क्योंकि चतुर्थ भाव को देखेगा। यदि शनि अशुभ हो तो वह सोने को भी लोहा बना दे या अफीम बना के खा जाए, मतलब नशे का आदी हो सकता है और अपने घर की संपत्ति को उसमें बर्बाद भी कर सकता है।
कंजूसी इतनी करेगा कि लोगों से दुश्मनी हो जाएगी। और यदि चौथे खाने में अकेला चंद्रमा हो तो जातक की खुद की आंखें खराब हो जाती हैं। राहु दशम में हो, चौथे में चंद्रमा हो, चंद्र पीड़ित हो जाएगा, उसके सिर दर्द होने लगता है और किसी काले व्यक्ति के कारण उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। अच्छा, उपाय क्या है? जातक नंगे सिर ना रहे, नीले काले रंग को छोड़कर अन्य किसी रंग की पगड़ी या टोपी ना पहने। कैसी पहननी है? नीली पहननी है या काली पहननी है? मंगलवार का उपाय करे तो भी उसके लिए शुभ है। मसूर की दाल बहते पानी में बहा दे, यह भी इसका उपाय है। देसी खांड 400 ग्राम पानी में बहाए, यह भी इसका उपाय है। बुधवार के दिन तो ये उपाय करना, 7 बुधवार कर दीजिए या आपको जो उचित लगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एकादश भाव में राहु हो। देखिए, एकादश भाव के राहु के लिए कहा गया है कि बढ़े नाम बदनाम, जब सीना जोरी, कसम खा के बेचेंगे सब माल चोरी। यदि राहु 11वें भाव में हो तो जातक नीच लोगों से धन प्राप्त करता है। बाबा या पिता का मुंह नहीं देख पाता। देखिए, बाबा का ना देखे या पिता का ना देखे। धूर्त मित्रों का साथ उसका रहता है और जातक के जन्म के बाद पिता की आय भी आधी रह जाती है। 16 वर्ष तक धन संपत्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। और यदि तीसरे या 5वें भाव में शनि हो तो जातक बहुत बड़ा योगी भी होता है। ऐसा जातक अपने माता पिता से कोई सहायता नहीं लेता बल्कि स्वयं की कमाई से धनी बनता है। जैसे कि या तो यहां इस भाव में शनि हो या इस भाव में शनि हो और राहु यहां हो, तब यह स्थिति बनती है। अशुभ प्रभाव देखें तो जातक के जन्म के बाद 21वें दिन या 11वें वर्ष या 21वें वर्ष में पिता हो या दादा हो, उनको गोली लगने का भय होता है या किसी दुर्घटना में मृत्यु होने का भय होता है। और यदि किसी कारण बच जाए तो निर्धन हो जाए। यह लाल किताब में बताया गया है। व्यर्थ के झमेलों में ऐसा जातक फंस जाए, धन चोरी हो जाए, कोई अविश्वसनीय व्यक्ति विश्वासघात करे, घर में बीमारी बनी रहे, ससुराल व ननिहाल दोनों ही संपत्ति को नष्ट कर दें। जातक भाई की मृत्यु होने की संभावना भी होती है यदि दूसरे घर में मंगल हो। उसके ताया जो होते हैं, ताऊजी जो होते हैं, वो निसंतान या लंगड़े हो सकते हैं, संतान निर्बल हो सकती है। ये सब बताए गए हैं 11वें भाव के अशुभ उपाय। अच्छा, अब अशुभता तो देख ली, मन घबरा भी जाता है भाई अशुभता इतनी देख के। हम लोग नेगेटिव थॉट्स को जल्दी ले आते हैं, पॉजिटिव देर से सोचते हैं, लेकिन नहीं। जब बीमारी है तो लाल किताब ने उसका इलाज भी बता रखा है, तो इलाज कीजिए, बीमारी खत्म। क्यों टेंशन लेते हो? आप सोना पहनना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। केसर का तिलक लगाइए, राहु शांत। वैसे राहु के लिए केसर का तिलक लगाना बहुत श्रेष्ठ होता है, तो केसर का तिलक लगाने की आदत डाल लीजिए। ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, चांदी के गिलास में अगर ये जातक या जातिका पानी पिए तो उसके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। राहु के ना दादा को परेशानी, ना ताया को परेशानी, ना पापा को परेशानी, किसी को नहीं, सब बढ़िया। ना कोई निर्धन, ना कोई बीमार, ना किसी को कोई समस्या। एक उपाय कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी एक पीले कपड़े में बांधकर दान कर दें, ये भी इसका उपाय है। आपको उस दिन यानी कि गुरुवार के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। जो झाड़ू लगाते हैं, रोड की सफाई कर रहे हो, ऐसे जो स्वच्छता कर्मी हैं, उनको आप रुपए पैसे दान करते रहें, इससे भी आपके लिए लाभ रहता है। ऐसे ही चलते में दे दिया आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 50, जो आपसे बन सके वो दान अवश्य करते रहें। जो स्वच्छ करते हैं, रोडों को साफ करते हैं, ये समझ लिए आपके रास्ते साफ कर रहे हैं, वो आपके मार्ग में जो गंदगी है उसको साफ कर रहे हैं। उनका सम्मान कीजिए और उनको कुछ ना कुछ दान अवश्य करते रहिए। निश्चित मानिए जीवन में सफलता कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं 12वें भाव में राहु हो, ले दीजिए।
12वें भाव में राहु हो तो इसके बारे में समझ लीजिए क्या कहती है लाल किताब। रहा भूखा दिन भर कमाई जो ढोता, खजाने भरे क्या ने जब रात सोता। यदि राहु 12वें भाव में हो तो जातक ब्रह्म ज्ञानी और मस्त मौला होता है, ससुराल बड़ी अमीर होती है और धन नेक कामों में लगाएगा। बहन और बेटी का अच्छी तरह से पालन पोषण भी ये करेगा। जातक को शनि के उच्च होने के कारण, जब शनि उच्च होगा तो सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। मित्र है शनि राहु का और शनि के आधार पर राहु चलता है, इसलिए शनि जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा राहु भी अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन जातक फिर भी शेख चिल्ली की तरह सपन देखने वाला होगा, सपन बहुत देखेगा, ख्याली पुलाव। अगर हम अशुभ प्रभाव में देखें तो कमजोर ग्रह के कारण यदि जातक कोई भी हटके काम करेगा तो वही अंग बेकार हो जाएगा। मान के चलो स्वास्थ्य का डर है, एक्सरसाइज करेगा, स्वस्थ होने के लिए करेगा लेकिन नुकसान हो जाएगा। मेडिसिन खाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। दिमाग से सोचेगा तो पागल हो जाने का खतरा होगा। व्यर्थ के लालचन लगेंगे उसके ऊपर। शत्रु ग्रह तबाह कर देंगे, घर में चोरी होगी, बीमारी आएगी। यदि जातक योगाभ्यास से योगी बनना चाहेगा तो अपंग हो जाएगा। आंखों से सिद्धि प्राप्त करना चाहेगा तो अंधा हो जाएगा। उसके सारे सपने टूटकर बिखर जाएंगे। यह अशुभ प्रभाव है 12वें भाव के राहु का। उपाय क्या करें? उपाय सुन लीजिए, डरिए मत बिल्कुल भी। हाथी अगर मिल जाए किसी सर्कस में या कहीं पर भी तो मूली खिला दीजिए उसे। जब भी हाथी मिले मूली खिलाओ, और आपको आसानी से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा उपाय कर सकते हो कि कच्चे कोयले पानी में बहा दीजिए। एक उपाय कर सकते हो कि रात को सोते समय अपने सिरहाने सौंफ और मूंगा रत्न रखना शुरू कर दीजिए। आप मानिए आपके 12वें भाव के राहु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। एक काम और करना शुरू कर दीजिए, आप रसोई के अंदर खाना खाना शुरू कर दीजिए। रसोई में नीचे बैठकर पालती मारकर भोजन करना शुरू कर दीजिए। आपका ये 12वें भाव का जो राहु है ना, अशुभ प्रभाव जो दे रहा है वो देना बंद कर देगा। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी बहन या अपनी बेटी को दान अवश्य करें। बहन को दे दें, बेटी को दे दें, ये दान अवश्य करें। निश्चित रूप से आपके 12वें भाव के राहु के जितने अशुभ प्रभाव हैं सभी समाप्त हो जाएंगे। ये वीडियो हमने दोबारा से बनाई और यहां पर जो प्रश्न आपके मुझे लगे, मैंने देखे, उनके आधार पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहां रखे हैं। शुभ अशुभ कैसे पहचानें, क्या करें, उसकी डिटेल भी मैंने देने का प्रयास किया है। आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे हमारी जो वीडियो आए, जैसे केतु की वीडियो आने वाली है अभी, उसके बाद में बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो युति को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो लाल किताब के आधार पर हम युतियों की चर्चा भी करने वाले हैं। पूरी एक लाल किताब की सीरीज हमारी चल रही है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी पूरी सीरीज चल रही है। तो जो वैदिक में इंटरेस्टेड हैं वो वैदिक को समझें, उसको जानें। उसके आधार पर भी बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण होता है, बहुत सूक्ष्म विश्लेषण। वैदिक बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करती है और रेमेडी लाल किताब बहुत अच्छी देती है। देखिए दोनों का आप सामंजस्य देखिए। अगर आपको बहुत सूक्ष्म विश्लेषण पर जाना है तो आप वैदिक को जरूर देखें, और अगर आपको उनकी रेमेडी करनी, उपाय करने, तो आप लाल किताब को पकड़ के रखें। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे लेकर चलिए। निश्चित मानिए आपको जीवन में सफलता मिलेगी, भय आप ना करें। चलिए यहां पर आज हमने प्रयास किया आपको इस टॉपिक को क्लियर करने का। आशा करता हूं यह विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जीवन में जो पाना चाहते हो ईश्वर आपको अवश्य दे। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।